नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स में। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये आज आपका 13th लेक्चर है। 12th लेक्चर आपको ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। आपको वन बाय वन सीक्वेंसली पहले थ्योरी लेक्चर होते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सेशंस करते हैं। इसका आपको पीडीएफ भी मिल रहा होगा और उसके साथ साथ जो भी आपका थ्योरी और क्वेश्चन सीरीज है उसका भी पीडीएफ मिल गया होगा पहले से, जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते रहें। जो क्वेश्चन डाउट हो उसको आप वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का कराते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी मिस नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट आपको थ्योरी रहता है, थ्योरी से ही काफी क्वेश्चंस आप कर ले जा रहे होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कोई एक बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो किसी एक बुक को आप डिटेल में सॉल्व करें। कभी ऐसा नहीं कि शुरुआत जोश से हो, आगाज तो धमाकेदार होना चाहिए, पर अंत भी आपका किसी से कम नहीं होना चाहिए। जब तक अंत नहीं होगा किसी भी सीरियल का, किसी भी अध्याय का अंत नहीं होगा, तो आगाज से बहुत फायदा नहीं होगा। आगाज उसी का करिए जिसका अंत करने की क्षमता रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सब लोग लास्ट तक हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। चलिए, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं और 13 लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए फ्री बॉडी डायग्राम हम सब लोग पढ़ रहे थे। फ्री बॉडी डायग्राम को हमने स्टार्ट भी किया था और फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ केसेस आपने ध्यान से देखे होंगे। उसके बाद हम सब लोग फ्री बॉडी डायग्राम के और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे। जब एफबीडी बनाना आपको आ जाएगा ना, फिर आपका क्या होगा कि क्वेश्चंस का अप्रोच, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। पहले आप एफबीडी बनाएं, फिर कुछ कंडीशंस होंगी जिसको हम सब लोग डिटेल में जानेंगे। उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान है। ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। ठीक है। अब आया, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसका केस हम करा भी चुके थे, तो इसको फिर से ड्रॉ कर ही देते हैं जिससे आपके मन की संतुष्टि भी रहे। तो एक ऐसे डायग्राम बना, यहाँ पर वेट आपका डब्ल्यू हो गया और यहाँ रिएक्शन आर एन हो गया। देखिए, हम आर एन इसलिए लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन, कोई कोई सिर्फ एन से लिखे। देखिए, नाम में कुछ ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लिख दो। ये कह दो आलू है, आलू नॉर्मल रिएक्शन है, बस इतना लिख दो। आप तो ऐसे भी रीजनिंग करते हैं कि सारे बच्चे गधे हैं और कुछ गधे बच्चे नहीं हैं, ऐसे लॉजिक मान के वैसे भी रीजनिंग करते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नॉमेनक्लेचर को लेके परेशान ना होइएगा, नॉमेनक्लेचर बहुत बड़ी इशू नहीं है। इसका अगर आप बनाए तो इधर टेंशन टी है और इस सेंटर पर ये ऐसे अगर आप देखें तो इसका mg है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को जब आप एफबीडी बनाएंगे, जब आप तीनों फोर्सेस बनाएंगे, आपको तुरंत एहसास होगा कि इस बॉडी पर सर 3 फोर्सेस हैं। तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में, अगर आप देखें तो रस्सी खींची, mg लगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो तीनों फोर्सेस क्या हो गए, एक ही प्लेन में है। और एक और बात आप कह सकते हैं कि तीनों एक्चुअल में एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो 3 फोर्सेस कोप्लेनर हैं, कॉन्करेंट हैं और बॉल इक्विलिब्रियम में है। 3 फोर्सेस कोप्लेनर, कॉन्करेंट, इक्विलिब्रियम, लामी। तुरंत दिमाग में आया लामी, और कोई हो ही नहीं सकता यार, लामी है आपके दिमाग में। फिर हो गया क्वेश्चन, फिर अप्रोच बढ़ता जाएगा। कुछ दिया रहेगा, कुछ आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ दिया रहेगा उससे कुछ पूछा जाएगा, आप आसानी सॉल्व। पर पहले आप एफबीडी बनाना तो जाने,
जब आप एफबीडी सीख जाएंगे, हम गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो गया, हाफ क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया जब भी आपने एफबीडी बना लिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जानना है, और इवन आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग जानना है यार। क्यों आप मैकेनिक्स के पीछे पड़े हैं? क्यों? क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ाते हैं? नहीं, पूरी इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं तो एफबीडी तो आना ही चाहिए। एफबीडी अगर नहीं आता तो क्या आता, नहीं कर सकते। रटने को जिंदगी पड़ी है, रटते रहिएगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। सिलेक्शन आप ही का होना है, आपको रेगुलर मेहनत करते रहना है। चलिए, अब इसमें आए, इस गोले से पूछे क्या हाल है। इसने कहा यार हाल बहुत बेहाल है, दो लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। चलो तो तुम्हें अलग पहले करते हैं, पहला काम तुम्हें अलग करते हैं। तो इस गोले को हम पहले, पहला स्टेप ही है अलग करना, आइसोलेट करना। दूसरा स्टेप, धरती माता बुला रही है चलो नीचे। धरती माता कहां पर? सेंटर पर। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके परपेंडिकुलर इधर से रिएक्शन लगेगा ऐसे, इसके किसके परपेंडिकुलर? कॉन्टैक्टिंग सरफेस के। और ध्यान रखिए, सर्किल पर नॉर्मल, सर्किल पर नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे क्या ये छोड़ेगा क्या? नहीं, ये भी। अब ये यहां पर बात दो लोगों में है, तो एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। अब यहां भी आप कह सकते हैं कि तीन ही फोर्सेस हैं। आप बताइए, तीन ही फोर्सेस हैं, ये ऐसे फंसा हुआ है, कहीं कोई आपका नीचे ऊपर नहीं जा रहा, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं। यहां पर आपका वेट नीचे की तरफ, सेल्फ वेट डाउनवर्ड है। एक के कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर R1 लगा, दूसरा R2 लगा, और तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गोला बनाएंगे तो गोले के हमेशा नॉर्मल सेंटर से पास करता है। गोले का नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सेंटर से पास करता है। तो ये बन गया। इसके बाद आप बॉक्स का बनाइए, इस बॉक्स का बनाइए। बॉक्स में इंटरेस्ट है आपका, तो भैया बॉक्स तुम चलो यार अलग पहले, और तुम में बॉक्स लिखा हुआ था तो बॉक्स तो लिखना पड़ेगा। बॉक्स कुछ बदलाव कुछ भी नहीं होगा, ना तो डायमेंशंस चेंज होंगी, ना शेप चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं। अब आप कहोगे धरती माता तुम्हें बुला रही है। हाँ बुला रहे हैं, ठीक है यार, क्या दिक्कत? और ये ऐसे तिरछा लगा रहा है, अगर आप देखें तो ये इसको ऐसे तिरछा पुश कर रहा है किसी F4 से मान लीजिए। और जैसे हम दोनों की मुलाकात हुई, नॉर्मल रिएक्शन आया, नॉर्मल रिएक्शन आया। अब अगर इसको हम रफ माने, मैन पुशिंग अ बॉक्स, यहाँ लिखा होता मैन पुशिंग अ बॉक्स, जो बुकलेट मिलेगी आप वहां भी समझ सकते हैं, सब कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो बॉक्स को हम अलग लाए, बॉक्स को जब अलग लाए तो आपने वेट तो तुरंत बनाया, नॉर्मल रिएक्शन आए कांटेक्ट की वजह से। क्यों नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल? क्यों नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल और क्यों नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तिरछा? तो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे यहाँ कॉन्टैक्टिंग सरफेस के, यहाँ कॉन्टैक्टिंग सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर क्या हो गया? वर्टिकल। वर्टिकल फोर्स लग गया ऐसे ऊपर की तरफ, और ये डब्ल्यू नीचे की। और तुरंत आप कहे गुरुजी काहे को टेंशन नहीं आ रहे हो, फ्रिक्शन भी आएगा। और फ्रिक्शन कॉन्टैक्टिंग सरफेस के, फ्रिक्शन जो होगा वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। और हमेशा फ्रिक्शन, ध्यान रखिए, कुछ लोग फ्रिक्शन या कोने दिखा देंगे ऊपर, क्यों दिखाओगे यार, जहां लगे वहां दिखाओ ना। फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर ही लगता है। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन ना मुन्ना ना। बिना, आपका ध्यान रखिए, बिना फ्रिक्शन, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता, इसके लिए बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? एक आदमी एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो सीढ़ी का फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना है? सीढ़ी का फ्री बॉडी डायग्राम। पहले सीढ़ी बनाओ तो अलग तो करो, तो सीढ़ी को अलग लेके आए। अब इस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर क्या क्या होने वाला आप बताइए। क्या बीच में धरती माता MW,
एकदम बीचों बीच में धरती माता। अब इस आदमी का वेट अगर वो एकदम बीचों बीच में है, अगर आदमी एकदम बीचों बीच में है तो एकदम, लेकिन कहीं तो मैन का वेट होगा। ये डब्लू है, वो मैन का वेट है। ध्यान रखिए, डब्लू आपका लैडर का वेट है और आदमी का भी तो कहीं ना कहीं वेट होगा। अगर वो कहता है कि आदमी एग्जैक्टली मिड पर है, अगर वो कहता है कि आदमी एग्जैक्टली मिड पर है तो बिल्कुल मत घबराइए, एकदम मिड पर ही फोर्स लगा दीजिए। मैन आपका एग्जैक्टली मिड पर भी हो सकता है और एक्सेप्ट मिड भी हो सकता है, एबव द मिड हो सकता है, बिलो द मिड हो सकता है। हम आप यहां पर मान के चल रहे हैं कि बिलो द मिड है। ये आपका यहां पर जी है, यहां पर बीचों बीच में जी है, तो ये बिलो द मिड हम मान के चल रहे हैं। भाई कुछ तो क्वेश्चन में होगा, क्यों टेंशन आ रहे हो? कोई टेंशन नहीं, जो दिया रहेगा गुरुजी उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े, अगली बात बढ़े। क्लियर हुआ ना? तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं और चीजों को और आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हुआ कि आप लैडर बनाओ, पहला स्टेप हुआ कि आप सीढ़ी बनाओ। सीढ़ी बना दिए। सीढ़ी ने कहा है यार देखो, हमें धरती माता बीचों बीच में खींच रही, उसका हमने वेट दिखा दिया। आदमी भी हमें दबा रहा है, उसका हमने बना दिया। आदमी भी हमें क्या कर रहा है, उसका भी हमने बना दिया। ठीक। अब इसमें ये बात आई, आदमी के बनाने के बाद ये बात आई कि आदमी कहां पर है, आदमी आपका कहां पर है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो आदमी कहीं पे होगा, क्वेश्चन तो होगा ही होगा, देखा जाएगा कि कहां पर आदमी होगा। अब उसने हमने अपने से माना कि ये नीचे की तरफ की बात है, नीचे की तरफ है। बात समझ में आ रही? अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां पर ये बात आएगी, क्या इस लैडर का एंड जो है वो सपोर्ट्स कहीं ना कहीं टच कर रहा है? कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। और ये लैडर को कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट टच कर रहा है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आना तय है, चाहे वो फ्रिक्शन हो और चाहे फ्रिक्शन ना हो। अगर स्मूथ सरफेस है तो आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस नहीं, तो फ्रिक्शन भी आएगा, पर नॉर्मल रिएक्शन तो तय है। नॉर्मल रिएक्शन तो क्या है, तय है। ठीक है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, इसको हम सब लोग देख लेते हैं। चलो भाई, तो ये आपका लैडर, फर्स्ट आपने लैडर बनाया, लैडर का वेट जी पर बनाया और मैन का वेट बना दी। अब ध्यान से सोचिए, क्या इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा? हाँ गुरुजी, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, और वो भी वर्टिकल क्यों आएगा? क्वेश्चन, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो है, क्योंकि कॉन्टैक्टिंग सरफेस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड। और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये Rn2। अब ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से, ये वॉल द्वारा लैडर पर लगाया गया फोर्स है। ये वॉल द्वारा किस पर लगाया गया फोर्स है, लैडर पर लगाया गया फोर्स है। इसके बाद अगर हम ध्यान से सोचें, एक महसूस करें, फील करें, तो क्या ये लैडर नीचे जाना चाहेगा? क्या ये लैडर नीचे जाना चाहेगा? और जब नीचे जाना चाहेगा तो यहां पर फ्रिक्शन ऊपर आएगा, Fr2। यहां पर फ्रिक्शन ऊपर और यहां पर फ्रिक्शन इस तरफ आएगा। तो एक्चुअल में एक सीढ़ी बना, सीढ़ी का वेट W यहां बना, आदमी का वेट ऐसे W मैन बना, और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर Rn1। यहां वर्टिकल क्यों, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि यहां वर्टिकल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। यहां पर फ्रिक्शन क्या हुआ, Fr2।
F2 आया अपवर्ड, और यहां पर फ्रिक्शन क्या आया, FR1 आया। किस साइड आया, लेफ्ट साइड आया। ये आपका लैडर का फ्री ऑर्डर। अब किसी में अगर कह दे कि वॉल स्मूथ है तो भैया तुम जीरो हो जाओगे। अगर कह दे कि फ्लोर स्मूथ है तो ये FR1 जीरो हो जाएगा। और कुछ इसमें है नहीं, इतना सही फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर कह दे कि मैन एग्जैक्टली मिड में है तो इन दोनों का वेट एक ही जगह लग जाएगा। अगर मैन अप है तो कहीं ऊपर जाके लगेगा। पर ये ध्यान रखिएगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। वेट जब भी धरती माता का वेट दिखाएंगे वो ऐसे सीधा नीचे ऊपर भी नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला फ्री बॉडी डायग्राम देखें। अगला आपका फ्री बॉडी डायग्राम इस झूले की बात है, इस लड़के के झूले की बात है। अगर हम यहां झूले पे बात कर रहे हैं तो झूले को देख लेते हैं। डायग्राम देखना, वो जो देखेंगे तभी तो बनाएंगे यार। अब यहां पर अब डायग्राम देखें तो झूला ऐसे है। झूले की बात करें तो झूले पर रस्सी ऐसे चार लगी हुई है, आगे पीछे चार लगी हुई है। तो ये टेंशन इसमें, इसमें टेंशन, और अगर सिमेट्रिक है तो सब में टेंशन टी 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 होगा। और यहां पर लड़के का वेट डब्ल्यू किसका होगा, बॉय। और यहां पर ये अगर हॉरिजॉन्टल खींच रही है तो हॉरिजॉन्टल तिरछा। अब संयोग ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल हमें फील हो रहा है, तो ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल खींच रहा तो हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसे तिरछा खींच रहा हो तिरछा दिखा दीजिए। अब सोचिए आपने इसको कैसे किया। तो आपने पहले झूले को अलग बनाए, और यहां ध्यान रखिए यहां कॉमा टी भी लिखिए, यहां कॉमा टी भी लिखिए, क्योंकि दो दो रस्सियां एक साथ आए हैं। चार रस्सी है यहां पर, चार रस्सियां हैं। आप झूला झूले भी होंगे तो पीछे की तरफ दो रस्सी, आगे की तरफ दो रस्सी, दोनों रस्सी हाथ से पकड़े हुए से चल रहा है। तो यहाँ चार रस्सी है। तो पहले आप झूले को बनाए, सपोर्ट को बनाए। सपोर्ट पर बॉय का वेट लगेगा। थोड़ा ऊपर है बॉय तो इसलिए उसका ऊपर पर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोर्ट पर बॉय का वेट लगेगा। यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, चार टी है, इसलिए चार टी है क्योंकि चार रस्सियां हैं, चारों में टेंशन हम सिमेट्रिक की वजह से समान मान लिए। और यहाँ पर उसकी मम्मी है, जो वो मम्मी हॉर्जेंटली खींच रहे तो हॉर्जेंटल। अगर मम्मी ऊपर की तरफ उलट, अब भाई ऊपर खींचने में लड़की के टॉपल करने की भी तो चांस है। और जब टॉपल करने की चांस होगी तो रस्सी में वो आगे की तरफ पकड़ के नहीं पलट दो तब भी नहीं गिरेंगे। लड़का भी तो समझदार होता है। खैर चलिए, खैर चलिए, क्लियर हुआ ना सबको। तो ये आपका झूले का फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर हम इसी में इस ब्लॉक का बनाना चाहें, नेक्स्ट केस है जो ब्लॉक का बनाना चाहे, तो ब्लॉक कोई बात नहीं, ब्लॉक कहता है हमें ले तो चलो अलग। हमने कहा आपको लेने के लिए ही आए हैं, टेंशन आओ नहीं। तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये आपकी ये लाइन ऐसे हो गया। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहां पर आपका क्या हो गया, आरबी हो गया। अब बताइए गुरुजी आप वर्टिकल कैसे बना दे, आपको महसूस कैसे हो गया। यहां पर हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, और हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्टिंग सरफेस में वर्टिकल ही होगा। और यहां वर्टिकल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है तो यहां हॉरिजॉन्टल ही होगा। यहां पर वर्टिकल कॉन्टैक्टिंग सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल। और क्या धरती माता भूल गई है, नहीं, धरती माता तो लग ही रही है डब्लू। अब इसी में इस कॉर्नर पे फ्रिक्शन इधर आ सकता है FRB, और यहां पर फ्रिक्शन अपवर्ड आ सकता है। कोई स्मूथ हो तो वो जीरो हो जाएगा। बस बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसके अलावा आप अगर कोई एक भी फोर्स प्रूव कर दें तो बताएं। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया गुरुजी, कुछ किया ही नहीं हमने एक्चुअल में। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आरबी आ गया, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आरए आ गया, यहां पर उस धरती मात उसका वेट आ गया बीचों बीच में, वेट इसका डब्ल्यू आ गया,
और यहाँ फ्रिक्शन अपवर्ड, यहाँ फ्रिक्शन सरकेगा तो ऊपर थोड़े सरकेगा यार, सरकेगा तो इधर ही सरकने की टेंडेंसी है ना, और इस फ्रिक्शन इधर आएगा, और ये जब अब नीचे आएगा तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर आएगा। यहाँ ए मान लो, इसको भी कोई फ्रिक्शन का बराबर होना जरूरी नहीं है, कोई स्मूथ भी हो सकता है तो फ्रिक्शन जीरो भी आ सकता है। इसमें हमें इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसमें हमें इस क्या करना है, रॉड का, यहाँ एक रस्सी है और यहाँ एक वेट है इसे, तो हमें इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहला कार्यक्रम क्या है, पहला कार्यक्रम है रॉड को अलग लेके आओ, ले आए। इधर अगर आप देखें तो W इक्वल टू एम जी के बराबर लगेगा, W इक्वल टू यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी, ये पॉइंट ए है, ऐसे इसको खींच रहा होगा। ओ पिन ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट का मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, दो रिएक्शन आ सकते हैं और कोई आ ही नहीं सकता है यार। ओ आपका आ गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसके बाद यहां पर एक टेंशन रस्सी में, एक टेंशन रस्सी में किसके द्वारा, बी के द्वारा। और अगर हम बी को ही मिड पॉइंट माने तो ये क्या होगा, यहीं पे डब्लू किसका, डब्लू ये रॉड का। अगर रॉड को वेटलेस माने तो डब्लू रॉड जीरो। देखिए मानने की, अब क्वेश्चन जब आएगा ना तो खुद कहेगा कि रॉड वेटलेस है कि नहीं है। अगर रॉड वेटलेस है तो रॉड का आप यहाँ वेट मत दिखाइएगा। हम बी पर, हो सकता है कि बी पर सेंटर ऑफ मास ना हो, बी के ऊपर हो, अगर बी एकदम बीचों बीच में लगा तो बी पर दिखाइएगा, नहीं तो आगे पीछे दिखा दीजिएगा, कहीं भी दिखा सकते हैं यार, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर यह है कि जो वेट होगा वो एग्जैक्टली मिड में लगेगा और कहीं कुछ नहीं, जो भी वेट होगा वो कहां लगेगा, एग्जैक्टली मिड में लगेगा। रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया, कैसे बनाया फिर से एक बार देखिए। ये रॉड था, रॉड ने कहा हमें पहले अलग ले चलो, हमारे बारे में जानना है तो भाई ठीक है, आप भी किसी के बारे में जानना होता है तो अलग ही ले जाके बतियाते हैं, यही तो होता है। फिर वो अपनी सारी समस्याएं, यार बापू नहीं मानेंगे, कोई कहता है बापू तो मान जाएंगे मम्मी नहीं मानेंगी, कोई कहता है कि नहीं दोनों मान जाएंगे, चलो तय मामला खत्म। तो अलग अलग सबकी समस्याएं हैं और वो चीजें अलग, जैसे अब शादी देखने जाओगे अपना, तो क्या करोगे, हमें पहले अलग थोड़ी सी बात करनी है, यही तो कहोगे। तो करो भैया, थोड़ी सी नहीं पूरी बात करो, कौन रोका है आपको, आप पूरी पूरी बात करो। ठीक है, तो बात इसके बाद वो हो जाती है और बात से बात बढ़ती जाती है और बात बन जाती है, ऐसे ही ऐसे आपका सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो हमने उस रॉड को अलग किया फर्स्ट, और जब रॉड को अलग किया तो उसने कहा एक हमारे ऊपर लटका हुआ था, और जो लटका हुआ था, जो लटका हुआ था वो क्या था, क्वेश्चन आया है कि जो लटका हुआ था वो क्या था। तो आपने खुद ही कहा कि वेट लटका हुआ था, तो पहला स्टेप वेट दिखा दो उसका। दूसरा, इसने खींचा रस्सी ने, अरे आपको उसने क्यों खींचा, आप ही ने तो रस्सी को खींचा। जब रस्सी को, जब आप भैंसिया को खींचेगे तो भैंसिया आपको भी खींचेगी, वैसे समझते हैं ना। वो फैलो को जब रस्सी से आप खींच रहे होंगे तो वो फैलो आपको भी खींचती, इक्विलिब्रियम में दोनों लोग बराबर, ना तो भैंस ताकतवर ना आप। जब आप ज्यादा ताकत लगा देंगे तो भैंस आगे बढ़ जाएगी, और जब भैंस ज्यादा ताकत लगा देगी तो आपको आगे अपनी तरफ खींच लेगी। पर इक्विलिब्रियम में दोनों लोग, बीच में पिसता कौन है, रस्सी। इक्विलिब्रियम में जब लड़ाई होती तो पिसता कौन है, रस्सी। जब बराबरी का मुकाबला रहेगा तो रस्सी टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे, और जब बराबरी का मुकाबला नहीं रहेगा तो वैसे कोई हार जाएगा। खैर चलिए, तो अब रस्सी को आपने खींचा तो उसने, रस्सी ने कहा हम छोड़ेंगे थोड़े, तो उसने, अब यहाँ पिन ज्वाइंट है, यहाँ ओ पर पिन ज्वाइंट है, तो ओ एक्स और ओ वाई आ गया। अब अगर रॉड का वेट दिया है तो रॉड का वेट बीचों बीच में मानेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वेटलेस मान के कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। ऐसे एक आपको बीम दिया गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है।
इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप गए और आप कहे कि गुरुजी एफबीडी कैसे बनाएं, तो हमने कहा काहे को टेंशन आ रहे हो, उस बीम को अलग लेके आओ, पहले हालचाल लिया जाए फिर बता रहे हैं। तो उसने कहा ये बीम है, और इसने कहा कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब लोग मिलके कूट दिए थे हमें ऐसे, और किसी ने कहा कि ये सर ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड भी लग रहा है इस पर, ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिंग भी लग रहा है। तो जो लग रहा है अप्लाइड भी क्या टेंशन है यार, अप्लाइड तो है ही है, अप्लाइड जो है वो है, सब ऐसे लिखते चले गए, पर्टिकुलर ऐसे लिखते चले गए। इसका भी मान लिख दिए, कितना था, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो उसमें था उसमें दिखाने और इधर उधर करने की जरूरत नहीं थी। बात आई इस पर, तो यहां आप खुद ही कहोगे गुरुजी ए वाई आएगा, वर्टिकल भी आएगा और हॉरिजेंटल भी आएगा, क्योंकि हिंज है, क्योंकि क्या है, हिंज है। और जब हिंज है तो ए वाई और ए एक्स भी आएगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ बी वाई आएगा। डायमेंशंस दिखा दो, बहुत बेहतरीन एफबीडी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर, और यहाँ पे क्या हो गया, सी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हमने कुछ नया किया, नहीं, हमने केवल उस बीम को अलग किया। हमने केवल क्या किया है, बीम को अलग किया, बीम अलग लेके आए, उस पर सारी लोडिंग हमने दिखा दी। तो सारी लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखा दिया, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर 10 किलो न्यूटन भी लगता हुआ दिखा दिया, और उसके बाद आपने 3 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर की लंबाई में फैलता हुआ दिखा दिया। रिएक्शन ही अननोन जो आपको और एक्स्ट्रा दिखाना था, अप्लाइड में कोई टेंशन ही नहीं, जो अप्लाइड जैसा है वैसा दिखा दो, जो अप्लाइड वैसा है वैसा लगा दो। तो अप्लाइड में टेंशन नहीं, रिएक्शन अब हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। रोलर कहा कि हम एक ही रिएक्शन देते हैं, रोलर ने कहा हम सिर्फ एक ही रिएक्शन देते हैं, और हिंज ने कहा हम हमेशा 2 रिएक्शन देते हैं। इसीलिए आपको एक एक चीजें आसान आसान तरीके से बताया है, समय लेके बताया है, कोई जल्दी नहीं किया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1, पहला क्वेश्चन है, और भी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम को ही आपको पहले प्रॉब्लम जानना है। कभी भी ध्यान रखिए यार, आप भी अपने आप लाइफ में दिनचर्या में ऐसा रखिए कि पहले ध्यान रखिए, ये भी नहीं है कि जो बातें कह रहे हैं एकदम एग्जैक्टली आप फॉलो कर पाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आइडियल चीजें ज्यादा लोग बताते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ जगहों पे मिल भी जाएगा। आप कहीं भी जाइए तो देखें, हाँ नमो, तुम ही सब कुछ कर तो हमें आपको बहुत जोश और खरोश में होश गंवाने की जरूरत नहीं है, होश में रहते हुए जोश बनाए रखना, इसकी बहुत जरूरत है। ये नहीं कि नहीं नहीं तो सब लोग बस तुम ही पहाड़ चढ़ पाओगे, पहाड़ यहाँ पता लग रहा है कि अंगूठे में चोट लगी है, तो वो तो आप ही जानते हो ना कि अंगूठे में चोट लगी है। तो ऐसा नहीं कि कोई जोश दे दिया तो पहाड़े कूद देगा, मांझी बनने के चक्कर में आ गए पहाड़ तोड़ेंगे। अरे यार उनकी मेहरुआ चली गई थी, मेहरिया चली गई थी, तो बेचारे पगलाए हुए थे, अकेले थे, कोई काम दाम नहीं था, तोड़ दिए। अब आपको भी तो ऐसे ही तोड़ना है, आपके पास भी तो एक सिलेक्शन में ये काम है। एक आपको क्या है, उद्देश्य है कि हमें नौकरी सरकारी लेनी है, उसके आगे पीछे भी आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि सरकारी नौकरी पाने के बाद, नौकरी के बाद आगे आप समझते हैं क्या मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो मोटिव बन जाए जिंदगी में, कहीं भी कहीं कोई अगर आपका साथी आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक बनता है तो बहुत बेहतरीन बात है। अगर आप किसी को दिल में बसा के उसी के लिए अपने उद्देश्य बना के आप सरकारी नौकरी पाते हैं तो कोई इसमें बुराई क्या है। हम इसको प्रमोट नहीं करते, हम इसको प्रमोट नहीं, पर इसमें बुरा ही क्या है ये बताइए। अगर आप अपनी माता जी का पैर छू के कहते हैं कि माता जी अब हम सरकारी नौकरी लेके ही लौटेंगे, तो आप उनको उद्देश्य बना रहे, तो इसमें बुरा ही क्या है, इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। आप कैसे मोटिवेशन आपको मिलता है, आप खुद कैसे मोटिवेटेड होते हैं, ये आपका अपना निजी मामला है, ठीक है। और किसी भी मोटिवेशन को लेके अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, गलत सही आप इतने समझदार हैं कि कौन सा उद्देश्य गलत है और कौन सा उद्देश्य सही है, ये आपका विषय है।
आप किसी ये उद्देश्य बना लें किसी का मर्डर करना है तो वो आपका विषय है, आप जजमेंटल होइए कि क्या सही क्या गलत है। ये हम नहीं तय कर सकते कि आपका गोल क्या सही क्या गलत है। ये आप जिस दिन आप तय करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। कोई दूसरा आपका गोल सेट करे, यार आप क्या दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। आप अपना उद्देश्य स्वयं सेट करें, ठीक है। आइए खैर, बेस्ड ऑन लामी थ्योरम क्वेश्चन है, वेट ऑफ द स्फेयर इज 500 न्यूटन। स्फेयर का वेट जो है वो 500 न्यूटन है। फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन, सरफेस इज स्मूथ लिखा हुआ है, सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, सरफेस आपका क्या है, स्मूथ है। तो इस क्वेश्चन पर तो बाद में आएंगे यार, इस क्वेश्चन की क्या औकात है, हम सब लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं, एक जनरल एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। जब आप जनरल क्वेश्चन करते हैं इसमें मल्टीपल क्वेश्चन समाहित रहते हैं। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब यहां जैसे क्वेश्चन अल्फा 30 हो सकता है, बीटा 60 हो सकता है, अल्फा 45 बीटा 45, मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी जिंदगी में नरक बनाने के लिए, तो नरक नहीं बनने देंगे। ये आपका गोला है, इसका वेट डब्लू है, इसका वेट क्या है, डब्लू है। ये रफ स्मूथ सरफेस है, ये आपका क्या है, स्मूथ सरफेस है। और ये आपका क्या है, गोला है, गोले का वेट जो है वो डब्लू है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ का रिएक्शन और यहाँ का रिएक्शन बताओ। तो किसी ने कहा गुरुजी काहे को टेंशन में आए, पहले गोला बनाए। सबसे पहला स्टेप क्या है, गोला बनाओ, गोले को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। गोले ने कहा धरती माता ने पुकारा है, डब्लू डब्लू डब्लू। दूसरे ने कहा कि इधर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन R1, और ये ऐसे आगे बढ़ के इधर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन R2, ये भी ऐसे आगे बढ़ के। अगर हम देखें तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कि नहीं, जाने अनजाने में आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ही दिए हैं। अब वो जानते हैं कि नहीं जानते वो अलग विषय, लेकिन यही आपका FBD है। अब इससे पूछे का हो का हल, इसने कहा देयर आर ओनली थ्री फोर्सेस, there are only three forces are acting on sphere, and all three forces are coplanar and concurrent, and the sphere is in equilibrium। अब इतनी बात बोल दी तुरंत दिमाग एकदम सनसना गया। अरे तीन बल हैं, हाँ कितने, इक्विलिब्रियम में, हाँ कोप्लेन, हाँ कॉन्करेंट, हाँ कौन लगेगा, लामी बाबा, कौन लगेंगे, लामी याद आ गए। अब लामी याद आ गया तो लगाने के लिए सोचो, तो लामी ने कहा कि या तो तीनों पास आए या तो तीनों दूर जाएं। यहाँ कह रहा डब्लू नीचे, ये दोनों पास आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये इधर इसको आगे बढ़ा दिए R1 हो गया, इसको आगे बढ़ा दिए ये R2 हो गया। ये आपने मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब अगर हॉरिजॉन्टल से हमारा R1 का एंगल मालूम हो, हॉरिजॉन्टल से R2 का एंगल मालूम हो, तो ये एंगल यहां होगा और ये एंगल यहां होगा। देखिए अब आपको लामी लगाने के लिए एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंगल जानना जरूरी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप इस डायग्राम पर फिर से आते हैं क्योंकि इसी पर ही एंगल की बात है। अब ध्यान सोचिए, ये R1 है, ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, और ये आपका फिर अल्फा है, तो ये हॉरिजॉन्टल से आप बताइए, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल क्या 90 माइनस अल्फा आएगी, क्या R1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 माइनस अल्फा आएगा। आप खुद यहां से बता सकते हैं, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा और ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो आप बताइए ये 90 माइनस अल्फा होगा। देखिए आप ध्यान से, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ये अल्फा है, उसके परपेंडिकुलर ये है, तो दोनों मिला के तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये डबल लाइन वाला। ऐसे अगर हम यहां R2 बनाते हैं
ये R2 है, ये हॉरिजेंटल से क्या 90 माइनस बीटा बनाएगा? 90 माइनस बीटा बनाएगा ये हॉरिजेंटल से। क्यों? क्योंकि ये बीटा है तो ये बीटा होगा और वो 90 माइनस बीटा होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बहुत आसान तरीके से। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, वो 90 माइनस अल्फा होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये अगर बीटा है तो ये बीटा होगा और ये 90 माइनस बीटा होगा, इसमें कोई नहीं। ये आपका, अब यहां आप खुद ही तय कर दिए कि ये 90 माइनस बीटा है, और अगर ये 90 माइनस बीटा है तो आप खुद ही तय करेंगे, आप खुद ही बताएंगे कि ये एंगल R1 का हॉरिजेंटल से एंगल, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा और ये एंगल है 90 माइनस बीटा। देखो ध्यान से, देखिए आपसे रिएक्शंस पूछा गया, कोई इसमें बुराई नहीं है, रिएक्शन बताना आपका फर्ज भी है, कोई बुराई नहीं। जब रिएक्शन पूछा गया तो आपने यहाँ R1 मान लिया, यहाँ R2 मान लिया। W, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 3 फोर्सेस थे और तीनों फोर्सेस में 2 टुवर्ड्स थे, एक आगे था, तो आपने कहा कि नहीं तीनों को आगे करते हैं, तो R1 कहा कि आगे हमें बढ़ा सकते हो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस से, तो R1 इधर आ गया, R2 इधर। तो अब एक्चुअल में यहां पर W ऐसे की तरफ है और ये R1 है और ये एंगल संयोग से 90 माइनस अल्फा है, तो ये पूरा एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि 90 ऐड हो जाएगा और ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा था। तो पूरा एंगल अगर बात करें तो 180 माइनस अल्फा, ऐसे यहाँ R2 है और ये R2 अगर देखें तो ये एंगल जो था, ये एंगल जो था, ये एंगल था 90 माइनस बीटा, और ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 माइनस बीटा होगा, ये 90 डिग्री है। और अगर हम ये वाले एंगल देखें, ये रेड कलर की एंगल की बात करें, ये कलर, ये एंगल बात करें तो ये 90 माइनस अल्फा ही है, तो ये जो एंगल थीटा होगा, थीटा इक्वल टू होगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। भाई ये पूरा एंगल 180 है, इस पूरे एंगल में 180 में से 90 माइनस अल्फा चला गया, 90 माइनस बीटा चला गया, तो यहां से आप देखेंगे थीटा जो आएगा वो अल्फा प्लस बीटा आएगा। थीटा जो आएगा वो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आएगा। ये थीटा इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर लामी लगा सकते हैं, तो लामी क्या कहेंगे? डब्ल्यू अपान साइन अदर टू के बीच का एंगल देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा है। W अपान अदर टू के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, और फिर R1 अपान साइन, R1 उधर है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, ये पूरा एंगल 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा, और इक्वल टू R2 अपान साइन 180 माइनस अल्फा। R2 अपान क्या होगा? साइन 180 माइनस अल्फा, R2 अपान साइन 180 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? अब इसमें आप फर्स्ट टू ले लीजिए तो R1 R2 निकल जाएगा। आसानी से देखें तो पहला दूसरा लेने पर, इसको लेने पर R1 जो आ गया, R1 आ गया W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है? साइन बीटा। और जब आप फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो R2 का मान आएगा W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है,
इसको आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर हम तो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं। R1 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा, और R2 इक्वल टू, अब देखिए डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा तो है ही, डब्ल्यू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इसमें भी है इसमें भी है, पर जब R1 निकाल लें तो साइन अल्फा, R2 निकाल रहे हैं साइन बीटा, और जब R2 निकाल लें तो साइन अल्फा। अब अल्टीमेट बातें यहां पर एक सिंपल सी बात आई कि अगर, अब इसको आप ध्यान से रखिएगा, ऐसे कोई स्फीयर है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो यहां का जो रिएक्शन होगा, यहां का जो रिएक्शन होगा R1, वो डब्ल्यू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही रहेगा, डब्ल्यू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा, और अपना नहीं दूसरे का एंगल बीटा है, तो ये आएगा R1। यहां पर जो R2 आएगा, जो R2 आएगा वो आएगा डब्ल्यू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही रहेगा, डब्ल्यू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, और इसका एंगल तो बीटा था हॉरिजॉन्टल से, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या था, बीटा, तो यहां पर आपका आ जाएगा साइन अल्फा, यहां से आपका क्या आ जाएगा साइन अल्फा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो जब R1 निकालेंगे तो डब्ल्यू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा तो होगा ही, उसके साथ साथ साइन बीटा आएगा, और बीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल से दूसरे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, हॉरिजॉन्टल से दूसरे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, और अल्फा क्या है, जब अल्फा, तो हमेशा ध्यान रखिए अपना किसी को पसंद ही नहीं आता। अब हम फिर से इसको एक बार लिख दे रहे हैं, एक गोला बनाए, यहां पर एक कोई सरफेस है, और ऐसे कोई एक सरफेस है, और ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, और वेट क्या है W, वेट क्या है W, तो यहां से आप R2 लिखेंगे W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि दूसरे का, और यहां पर लिखेंगे W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये R1 का मान हो गया, ये आप ध्यान से रखिएगा, बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ी सी आपको समझदारी से करना है बस। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग को। अब तो आसान है ना, अब कोई भी क्वेश्चन आए यार, अल्फा बीटा कुछ भी आए, अल्फा बीटा कुछ भी आए, अब एक क्वेश्चन और करिए। मान लीजिए एक ऐसे बॉल था, और ये एंगल 2 अल्फा दिया हुआ था, ये एंगल 2 अल्फा दिया हुआ था, सिमेट्रिक था, तो आप बताइए अगर हम देखें तो ये एंगल जो बचेगा, ये वाला एंगल जो बचेगा, ये 90 माइनस अल्फा बचेगा। अगर बीच का एंगल 2 अल्फा है तो आधा एंगल अल्फा होगा, और ये 90 माइनस अल्फा, ऐसे इसको भी देखें तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ पे R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही होंगे, R1 और R2 जो होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, पर यहाँ पे क्या होगा, W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये 90 90, ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, W अपान साइन अल्फा ये एंगल प्लस ये एंगल, तो W अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एक कोई एंगल 90 माइनस अल्फा, तो यहां से R1 या R2 का मान W साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर होगा साइन साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, तो यहां से R2 का मान अगर देखें तो W/2 कॉसेक अल्फा, ठीक है, या ये आएगा W/2 साइन अल्फा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला आपको आता होगा, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए
2 साइन ए कॉस ए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी वही मान होगा, ये भी मान होगा W/2 साइन अल्फा। ठीक है, ये इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आसान क्वेश्चन है। कई जगह पे आंसर लोग गलत दे देते हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब हम सब लोग एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं और करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपने फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसी क्वेश्चन को करना है तो इसी में आप फ्री बॉडी डायग्राम, इसका वेट W है और W संयोग से 500 न्यूटन दिया है। तो यहां पर जो आएगा रिएक्शन वो आएगा 500 अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा यहां लिखेंगे तो साइन 90 आ जाएगा। 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इंटू क्या करेंगे, इंटू यहाँ साइन 30 करेगी, कॉस मतलब साइन 60 करें तो यहाँ साइन 30 होगा। मतलब यहाँ आ जाएगा ये 250 न्यूटन। और यहाँ का रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, 500 अपान साइन 90 प्लस 30, 60 प्लस 30 साइन 90, और इंटू क्या आ जाएगा साइन 60। और ये मान अगर देखें तो 200 रूट 250 √3 न्यूटन आएगा। हो गया आंसर। कितना जल्दी था, कितना आसान था, कुछ नहीं करना था। यहाँ का रिएक्शन कुछ माने, यहाँ का रिएक्शन कुछ माने। यहाँ के रिएक्शन के लिए W अपान 500 अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 आ जाएगा, और इंटू साइन 30। अपना नहीं, अपना नहीं, बशर्ते एंगल जो है वो हॉरिजेंटल से है। अगर आपको एंगल हॉरिजेंटल, अब ये वर्टिकल से दिया हो तो हॉरिजेंटल से आपको निकालना पड़ेगा, वर्टिकल से दिया हो तो हॉरिजेंटल से आपको निकालना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, प्रोसेस भी देख लेते हैं, बुकलेट में सब दिया भी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्दी लेकर सकते हैं। 3 एफबीडी आप बनाए, 3 कॉन्कुरेंट कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इस टेंजेंट के नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल का डिफिनेशन ही है कि वो टेंजेंट के नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। और जब सेंटर से पास करेगा तो आप ध्यान दीजिए 60 है, 120 आएगा, ये 30। तो डायग्राम में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है नहीं, आप आसानी से फिर सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर हुआ। तो फार्मूला आप ध्यान रखिए, वैल्यू क्या आई, वैल्यू एक की वैल्यू आई 250 न्यूटन और एक का आया 250 √3। तो यहां पर आपका फ्री बॉडी डायग्राम के बाद यहां का आया 250 न्यूटन और यहां का आया 250 √3 न्यूटन, और यहां का आया आपका ये तो 500 न्यूटन था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और चीजों को और आसानी से आगे देखते हैं। ये क्वेश्चंस आप, हमें लगता है कि आगे से चीजें कर लेंगे, कोई कहीं कठिनाई नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप करिए। एक स्फीयर है, ठीक है, ये एंगल 30 दिया हुआ है और ये एंगल 60 दिया हुआ है। यहां पर रिएक्शन बताइए, यहां पर रिएक्शन बताइए। और वेट क्या है, W। वेट इसका क्या है, वेट आप इसका क्या दिया है, W। तो W के टर्म में आंसर बताए आप। R1 इसका मान, अगर ये 60 है तो ये एंगल क्या 30 होगा, अगर ये 30 है तो क्या ये एंगल 60 होगा। तो यहां पर आप R1 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W अपान साइन 90
क्योंकि 60 प्लस 30, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 60, तो इसका R1 का मान जो आएगा वो W√3/2 आएगा, और R2 का मान आप लिखेंगे W/साइन अल्फा प्लस बीटा, ये 60/30 नहीं, ये वाला 60/30, तो 30 प्लस 60 इंटू, इसके लिए आप देखेंगे तो साइन 30 लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे साइन 30, क्यों अपना नहीं दूसरे का, तो R2 इक्वल टू आएगा W/2, R2 इक्वल टू आएगा W/2। क्लियर हुआ ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए, तो अब हम सब लोग एक और बात करते हैं कि मोमेंट, मोमेंट क्या है, क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, व्हाट इज मोमेंट। जब भी मोमेंट वर्ड आएगा, जब भी मोमेंट आएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान सुनिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मोमेंट मिलता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, मोमेंट मिलता है। सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट हम सब लोग एक जनरलाइज अप्रोच पढ़ने वाले हैं कि एरिया का मूवमेंट क्या होगा, मास का मूवमेंट क्या होगा, फोर्स का मूवमेंट क्या होगा, वेट का मूवमेंट क्या होगा, तो सबका मूवमेंट, और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज क्यों, एंटी क्लॉकवाइज क्या बताता है, क्या मूवमेंट पॉइंट के अबाउट होता है, क्या मूवमेंट का कोई एक्सिस होता है, तो ये सारे टर्म्स हम सब लोग जानेंगे, और मूवमेंट होता कितना है ये जानेंगे। मूवमेंट की प्रॉपर्टीज को हम सब लोग जानेंगे कि मूवमेंट की अपनी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या अगर ढेर सारे लोग हैं तो एक ही जैसा मूवमेंट डेवलप करेंगे, क्या नेट मूवमेंट का भी अपना कोई एक वैल्यू होगा, क्या मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सारी चीजें हम सब लोग डिटेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा व्हाट इज मूवमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मूवमेंट एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मूवमेंट, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट आपके रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम सब लोग इस लेक्चर को यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत शानदार होने वाला है। अब धीरे धीरे हम सब लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को आसानी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।